वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था आप लोग के सेंट्रल बैंक पीजीडीबीएफ क्रेडिट ऑफिसर के डाउट से रिलेटेड, तो आप लोग के कई सारे क्वेरीज आए थे। उसमें से मैं एक एक करके कुछ 10 से 15 क्वेरीज हैं वो उठा लेता हूं और आप लोग से डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला तो आप लोग का था कि इसका एग्जाम लेवल कैसा होगा। तो जो इसका एग्जाम लेवल होगा, पहले तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका जो एग्जाम लेवल जो हम लोग के टाइम में बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर में आया था, वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस से थोड़ा टफ था, थोड़ा सा टफ था। और आईबीपीएस पीओ मेंस से हल्का सा डाउन था, बस हल्का सा। बाकी उसका क्वांट्स उसी लेवल का था जो आईबीपीएस पीओ लेवल का होता है। रीजनिंग नॉर्मल थी, आरआरबी पीओ वाली रीजनिंग थी। इंग्लिश एज यूजल जैसी नॉर्मल होती है वैसी ही थी। जीए हम लोग का बैंकिंग अवेयरनेस से और करंट फाइनेंशियल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे उस टाइम। और जो आपके एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग वो फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं बेसिकली। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग बोलेंगे तो मैं कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोग को सजेस्ट कर दूंगा डेली बेसिस पे। फिर आप लोग के और मैक्सिमम क्वेश्चन थे कि कितने स्टूडेंट्स को कॉल की जाती है इंटरव्यू जीडी के लिए। आप लोग में तो आई थिंक जीडी नहीं है, हम लोग में इंटरव्यू और जीडी बोथ था। तो पहले जीडी हुआ था फिर इंटरव्यू हुआ था हमें। और इंटरव्यू में टोटल 5 पैनल के मेंबर होते हैं। आप लोग ने कई लोगों ने तो इंटरव्यू दिया ही होगा तो आपको पता ही होगा, आइडिया होगा। तो हमारी जो वैकेंसी थी 350 क्रेडिट ऑफिसर्स की वैकेंसी थी। और उसके अगेंस्ट में जो इंटरव्यू और जीडी के लिए कॉल की गई थी वो था 1753 स्टूडेंट को कॉल किया गया था। तो ये 350 का 5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली कॉल किया गया था जीडी और इंटरव्यू के लिए। तो आपकी वैकेंसी 1000 है तो उसका अप्रोक्सीमेट आप 5 टाइम निकाल लीजिए। 5000 स्टूडेंट हो सकता है कि कॉल किया जाए, अगर इसी पैटर्न को ये लोग फॉलो करते हैं तो सेंट्रल बैंक वाले। फिर आपका ये था कि एग्जाम के कितने दिन बाद इंटरव्यू हुआ था। तो जो हम लोग का एग्जाम हुआ था, हम लोग का पायलट बेसिस पे था क्रेडिट ऑफिसर पब्लिक सेक्टर बैंक में। उससे पहले क्रेडिट ऑफिसर में जो एमबीए किए रहते थे या फिर जो कॉमर्स से रिलेटेड थे, वो भी उसमें भी एमबीए चाहिए होता था, तो उनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता था। बट जब पायलट प्रोजेक्ट आया तो डायरेक्टली ग्रेजुएट जो लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्रूट किया गया थ्रू पीजीडीबीएफ के थ्रू क्रेडिट ऑफिसर के लिए। तो वो पहला प्रोजेक्ट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला। तो आप लोग को डायरेक्टली तो इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आपको पहले फाइनेंशियल और जो भी कमर्शियल रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे कॉमर्स की जो भी टॉपिक होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक होते हैं, तो उससे आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पीजीडीबीएफ कोर्स के अंडर में। तो इसके लिए इन लोगों ने जब कमेटी बनाई थी और जो भी सिलेबस डिस्कस करना है, तो इसमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हमारा था कि फेब में एग्जाम होना है और अप्रैल से स्टार्ट होना है कोर्स। बट इन लोग का कुछ डिसाइड नहीं होता। जब हम लोग मणिपाल गए थे तो वहाँ के जो फैकल्टी उन लोगों ने बताया कि बैंक डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से सेमेस्टर में रखने हैं, तो इसलिए टाइम बहुत लेंदी हो गया था। बट अभी सब्जेक्ट और सब कुछ डिसाइडेड है, बैंक ऑफ इंडिया ने किया ही है, सब कंटेंट उन लोग के पास है ही। तो सेंट्रल बैंक उसके साथ डिस्कस करके अपना झटपट कर लेगी। जैसे कि आप लोग का एग्जाम हुआ, तो एग्जाम होने के विद इन 1 या फिर 1.5 मंथ के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद से जो पीजीडीबीएफ का जो क्लासेस स्टार्ट होती है उसके लिए आपको 20 डेज या फिर 25 डेज का गैप मिलता है। मान लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में आप पास हो गए, फाइनली सेलेक्ट हो गए, तो आप लोग का एक और डाउट था कि आप लोग का मेडिकल कब होगा, डीवी कब होगा, ये परमानेंट जॉब है कि नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये 100% परमानेंट जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ने कोर्स कर दिया तो आप लोग को निकाल के भगा दिया जाएगा, ये परमानेंट जॉब है। और पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको पता ही होगा। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि आपका डीवी होता है, फिर मेडिकल होता है। जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है वैसे ही सब कुछ होता है। पहले आपका डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हर चीज आप लोग से भरवाया जाएगा, हर चीज होगा। और ये सब चीज करवाने के बाद से आप लोग का मणिपाल का कोर्स स्टार्ट होगा। और एक जो साल का स्पेन होगा इसमें पुलिस वेरिफिकेशन हर चीज आप लोग का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। और इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज बोलनी है,
तो जो आपके कमेटी मेंबर्स जिस लैंग्वेज में बोलेंगे और आप लोग जिसमें प्रीफर कर सकते हैं उसमें बोलिए आप लोग। ऐसा कोई कंपेल नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी बोलिए, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है। जैसे कि कोई महाराष्ट्र का तो वो अपने लैंग्वेज में बोलेगा, जो कर्नाटका का है वो अपने लैंग्वेज में बोलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने स्टेट के हिसाब से वहाँ पे होता है। आप लोग का जो भी जोनल ऑफिस होगा या फिर जो भी ट्रेनिंग सेंटर होता है बैंक का, वहीं पे इंटरव्यू होती है ये आप लोग की। फिर मणिपाल में रूम का आप लोग ने पूछा, तो एक रूम में 2 कैंडिडेट मैक्सिमम रहते हैं। अब मिनिमम ऐसा नहीं है कि एक कोई करेंगे। आप लोग बोलते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फीस दे दूं तो मेरे को क्या अकेले रहने देंगे। फीस का कुछ नहीं है, जो भी आपका नॉर्मल फीस होता है उसी के अंदर हर चीज इंक्लूडेड होता है। आपको अपने तरफ से कुछ पैसा नहीं देना है। तो एक रूम में 2 कैंडिडेट्स, और वो लोग प्रेफर करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के कैंडिडेट होने चाहिए, सेम के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वो लोग प्रेफर करते हैं। फिर एक्स्ट्रा फीस कुछ नहीं लगती है उसमें। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि हम लोग को बुक, नोटबुक, हर चीज़ ले जाना पड़ेगा क्या। नोटबुक तो आप लोग को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स वोट्स बनाने के लिए जो भी वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। बाकी बुक्स क्या होता है कि ये लोग एक ऐप आप लोग को आपके मोबाइल में लोड करने के लिए बोलेंगे और आप लोग की एक आईडी बनाएंगे। उस ऐप में ही हर सब्जेक्ट के ई बुक्स अपलोड होते हैं। आप लोग को उसको डाउनलोड करना है और वहाँ से आप लोग को पढ़ना है ई बुक से। और वो मतलब कि उसमें एलयू, जैसे हम लोग चैप्टर होता है तो वहाँ पे क्या लर्निंग यूनिट होता है, और सब टॉपिक जो सब यूनिट होता है तो वो सब एलयू बोल देते हैं। तो एलयू एसएलयू ऐसे वो मतलब बोलते हैं वहाँ पे। और मंथली बेसिस पे वहाँ पे एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट होगा। जैसे कुछ टॉपिक पढ़ाया आपको, चेक बुक के बारे में पढ़ाया, कुछ एटीएम के बारे में पढ़ाया, तो उसके ऊपर क्या होता है कि आपका केस स्टडी टाइप आपको क्वेश्चन मिलते हैं एमसीक्यू टाइप पे, कि XYZ है, वो गया उसने चेक बुक साइन की तो चेक बुक बाउंस हो गया, तो किस किस कारण बाउंस हो सकता है। तो ऐसे मतलब कई सारे केस स्टडी आपको मिलेंगे। आप लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा। और आप लोग को भी एक्ट करना पड़ेगा, मतलब कई सारे बार क्या होता है कि एक्ट भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक्टिविटी भी होती है कि आप लोग कस्टमर बन के जाएंगे, कुछ लोग बैंकर बन जाएंगे, कुछ ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ पे होती रहती है। और एग्जाम का आपने लोग ने पूछा था, जैसे कि मान लीजिए आप लोग सब पास होकर चले गए मणिपाल, तो वहाँ पे 3 सेमेस्टर आप लोग को रहना है। तो वो ट्राइमेस्टर बोलते हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग कॉलेज में सेमेस्टर बोलते थे, तो 3-3 महीने का तो ट्राइमेस्टर बोलते हैं उसको। तो उसका जो स्किल टेस्ट हो गया आपका, 3 स्किल टेस्ट हुआ, 3 में से 2, जिसमें 2 में अच्छे नंबर आए तो आउट ऑफ 2 वो बेस्ट ऑफ 2 ले लेते हैं। उसके बाद से जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है एंड में, जो फाइनल एग्जाम होता है हर सेमेस्टर के एंड में, तो वो 100 में होता है। तो 100 में क्या होता है, आप लोग ने पूछा था कि एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव 2, तो ये कंबाइंड होता है आपका। स्टार्टिंग में क्या होता है 30 मिनट्स मिलता है आपको, 40 एमसीक्यू होते हैं। तो वो एमसीक्यू आपको क्या पेन पेपर पे गोला करना पड़ता है, सर्कल करने वाला, जैसे हम लोग पहले एग्जाम देते थे वैसे गोला वाला होता है। वो 40 एमसीक्यू होते हैं। वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, आपको मार्क करना है। उसके बाद से 30 मिनट बाद क्या होगा कि वो OMR सीट आपसे ले लेंगे, सबमिट कर लेंगे। फिर आपको डिस्क्रिप्टिव 60 मार्क्स का पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता था वैसे। उसमें उसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, शायद कोई और नहीं बताया होगा। 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, फिर 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 60 हो गया। ऐसे पैटर्न होता है उसका। तो ये इजी है। मेरे पास कई सारे नोट्स भी पड़े हुए हैं, क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। अगर आप लोग जब वहाँ पे जाएंगे आपको डाउट होगा तो बोलना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऐसा वहाँ पे कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ के टीचर्स और जो भी फैकल्टी हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो आपको ऐसे पढ़ाएंगे और टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ाते हैं, और वो जब पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको रिफर कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के टाइम। फिर आप लोग के में एक कंडीशन है कि DBF कंपलसरी है। और एक स्टूडेंट ने पूछा था क्या PGDBF ही DBF है, तो नहीं, PGDBF टोटली डिफरेंट है DBF से। DBF कोई भी अप्लाई कर सकता है, 10th पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है DBF। जो नॉन मेंबर होता है वो DBF देते हैं। और जैसे कि आप लोग बैंक में भर्ती हो गए, आपका PF नंबर आ गया, तो जब PF नंबर आता है तो आपको IBA से एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और मेंबरशिप के थ्रू जब आप लोग DBF का एग्जाम देते हैं
तो वो उसको हम लोग जैब बोलते हैं। पेपर सेम होगा, हर चीज सेम होगा जैब और डीबीएफ का, बट उसको हम लोग जैब तब बोलेंगे जब आप बैंकर बन गए हैं, जब आपके पास पीएफ नंबर आ गया बैंक का, और जब आपके पास पीएफ नंबर नहीं है, आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, तो वो हो गया डीबीएफ। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो पीजी डीबीएफ का आप लोग कोर्स कर रहे हैं, तो डीबीएफ आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पे पीजी डीबीएफ का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो 6 में क्या होता है कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट वो लोग रखते हैं कि जो डीबीएफ के एग्जाम से को रिलेट करते हैं। जैसे कि डीबीएफ में अकाउंट्स आता है, इकोनॉमिक्स आते हैं, 2 सब्जेक्ट हो गए। प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग प्रिंसिपल आता है तीसरा, और एक और कोई सब्जेक्ट है, हाँ, रिटेल बैंकिंग। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या होता है कि यूज टू हो जाते हैं उस चीज से। तो जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो आप लोग को वो चीज बहुत इजी लगता है। और जैसे कि कोई न्यूली रिक्रूटेड पीओ चला गया, तो उसको कुछ ट्रेनिंग मिली नहीं है, तो वो जब एग्जाम में बैठता है जैब के एग्जाम में, तो क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके क्लियर नहीं होते, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। जैसे कि हम लोग पहले क्या करते थे, आईबीपीएस में भरते थे, तो हम लोग ने जो भी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा, तो उसके रिलेटेड में हम लोग ने फेमा फेरा जो भी पढ़ लिया, तो उसके हिसाब से हम लोग कर देते थे। उसके बाद से हम लोग को बुक से पढ़ना पड़ता था। बट आप जब पीजीडीबीएफ का कोर्स करेंगे तो उसमें ऐसा ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा कि आप लोग को ये सब एग्जाम बहुत इजी लगेंगे। आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको इजीली क्रैक कर लेंगे, ये मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लोग बैठ के बस क्लास में सुनते हैं, तो अगर आप लोग बस सुन रहे हैं, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे बस सुनते रहिए, आप लोग के माइंड में वो चीज जाता रहेगा। जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग आराम से डीबीएफ का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और कई स्टूडेंट ने बोला था कि सर वहाँ पे फेल हो जाएंगे तो क्या हम लोग को भगा दिया जाएगा? तो वहाँ पे फेल नहीं होते हैं। लेट सपोज आपका किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जब सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग गए तो 20 दिन के इंटरवल के बाद क्या होता है कि आपका दोबारा से री एग्जाम होता है। फिर से री एग्जाम हुआ, आप लोग पास हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर 20 दिन बाद फिर से आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग को एम्पल टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अटेम्प्ट मिलेगा कि आप लोग आराम से पास हो सके। और उसमें ये नहीं है कि उसमें बैक शो करेगा, उसमें बैक शो नहीं करता है आपके सर्टिफिकेट में। आप लोग मान लीजिए कि 5 अटेम्प्ट बाद पास हुए, तो उसमें पास जो लास्ट अटेम्प्ट का नंबर है वही शो करेगा। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग आराम से सब लोग पास हो जाएंगे और आप लोगों को कोई ऐसा नहीं। तो यही है। और उसके बाद से आप लोग ने पूछा था कि नॉर्मल पीओ से क्रेडिट ऑफिसर का क्या डिफरेंस है। सैलरी दोनों की सेम होती है कि दोनों स्केल 1 ऑफिसर हैं। तो बैंक में ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं होता, बैंक में स्केल के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आपकी स्केल 1 है तो स्केल 1 जितने भी हैं उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। स्केल 2 जो है उसका स्केल 2 के हिसाब से मिलेगी। ये है कि आप लोग का डीबीएफ हो जाएगा और आप में कंपलसरी रखा है तो आपको एक इंक्रीमेंट तो जाते ही मिल जाएगा, 3000 का आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा स्केल में। उसके बाद से फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वर्क कल्चर में। जैसे कि जो पीओ है वो ब्रांच में बेसिकली काम करता है, ब्रांच में काम करेगा, 4-5 साल उसने ब्रांच में काम किया, उसके बाद से उसको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो आपके एसटीसी जो भी आपकी स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज होती है वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, अलग से 21-22 दिन की ट्रेनिंग होती है क्रेडिट के लिए। तो उसको कम करने के लिए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में उसको हटाने के लिए क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। तो हो सकता है कि सेंट्रल बैंक में भी इसीलिए ऐसे ये हो रहा है। और बाकी क्या है कि वर्क में ये है कि आप लोग को ऑफिस में काम करना है और मैक्स टू मैक्स इंस्पेक्शन के लिए आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा, यूनिट विजिट करनी पड़ेगी, वो भी ब्रांच मैनेजर आपको साथ में लेके जाएगा। और चीफ मैनेजर या फिर एजीएम जो आपके होंगे, जो भी हेडेड बाय जो भी आपका कमेटी होगा, वो आपको अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, हर चीज़ होती है। तो इतना प्रेशर वाली जॉब नहीं है क्रेडिट ऑफिसर की। और जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप लोग प्रोसेस कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। तो ये है कि जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक कोई भी प्रपोजल का आप लोग को प्रोसेस नहीं करना है। वो तो आप लोग को वहाँ पे समझाया जाएगा, मणिपाल में जो भी फैकल्टी होते हैं वो सब कुछ बताते हैं। और बाकी आपको ओजीटी में भी आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और बट ये बताता हूँ कि क्रेडिट ऑफिसर का वर्क रोल है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप लोग को प्रपोजल बनाना है और
कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें क्या प्रेशर होता है क्या सेल्स टाइप का, तो नहीं, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, वो सब ब्रांच में होता है। क्रेडिट ऑफिसर को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने प्रपोजल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कितने सेल्स हो रहे हैं, वो सब ब्रांच का हेडेक है। आपको जितना प्रोवाइड हो रहा है, जितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, प्रॉपर लग रहा है, तभी आपको करना है, नहीं तो आपसे कोई क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा। आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगता, तो इसलिए मैं ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग क्रेडिट में रहेंगे तो आप लोग को बड़े बड़े एक्सपोजर भी देखने को मिलेंगे, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के भी मिलते हैं जब कंसोर्टियम होता है, मल्टीपल बैंकिंग होती है, उसमें कई सारे बैंक्स आते हैं तब। तो डिपेंड करता है। और क्रेडिट में आप लोग के प्रमोशन का स्कोप ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि क्रेडिट में आपको रहने से ये होता है कि जो भी है सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आप लोग को जान जाते हैं बाई नेम और बाई फेस। जैसे कि हम लोग का भी हुआ था, तो जो हमारे एमडी सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक जी, तो उनसे हम लोग को मिलाया गया था। तो ये आप लोग समझिए कि नॉर्मल पीओ अब कितना प्रमोशन लेगा तब जाके उसको एमडी सीईओ से मिलने का चांस मिलेगा, बट हम लोग एज ए स्केल 1 ऑफिसर ही होके एमडी सीईओ से मिल लिए। तो क्रेडिट ऑफिसर की जॉब बहुत अच्छी जॉब है, ख़राब जॉब नहीं है, और प्राइवेट जॉब तो बिल्कुल नहीं है। जो सोच रहे कि प्राइवेट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब तो ऐसे एलिमिनेट हो गई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में प्राइवेट कैसे होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यही कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग ने मेरे से पूछे थे, तो वो मैंने डिस्कस कर लिए। तो अभी कुछ और भी डाउट होगा आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए, और अच्छे से आप लोग पहले तो तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, पहले पास कीजिए, उसके बाद से जो भी बाकी चीज़ है वो तो बात की बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।